हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 11 संघ राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो याद रखना है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियाँ का वितरण का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो संघ सूची में इसमें देखेंगे विधि कौन बनाता है, कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची में देखेंगे कि दोनों को अधिकार होता है बनाने के लिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय को रखे गए हैं, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार की जो नियम होंगे वे लागू होंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि संघ सूची में जो भी विषय हैं, राज्य सूची में जो विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में जो भी विषयों को शामिल किया गया है, इन सभी विषयों को हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक ना? चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आपको बतानी है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद में, आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 के अंतर्गत की गई है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है यहाँ पे कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संग्रहित आदि को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन मजदूर संघ। बताना है कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, अर्थात समवर्ती सूची मतलब क्या बताए थे कि जिसमें दोनों कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। तो अब देखिए 4 ऑप्शन में कौन ऐसा लग रहा है जो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है और किसमें नहीं बना सकती है। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो राज्य सरकार बनाएगी या तो फिर केंद्र सरकार बनाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है, अर्थात केंद्र सरकार को होता है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पे बाकी ऑप्शन देखेंगे, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ, इन तीनों पर देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम या कानून बना सकती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, जिसे फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं, संघ सूची का विषय है ये, जबकि अन्य सभी समवर्ती सूची का विषय है। वन तथा वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से हटा करके ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कह सकते हैं कि वन तथा वन्यजीव तथा पक्षियों का संरक्षण को जो पहले किसमें था, पहले ये था राज्य सूची में, इसे हटा करके अब कर दिया गया समवर्ती सूची, अर्थात पहले राज्य ही सिर्फ सारे नियम बना सकती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखेंगे इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, अर्थात इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? अभी हमने देखा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे वन, ठीक है, वन के साथ साथ आपका यहाँ पे
न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, इन तीनों को देखेंगे कि राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में शामिल कर लिया गया है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। वन, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा करके ये संवर्धित सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिए, जनसंख्या नियंत्रण, वन, न्याय प्रशासन, ये सभी को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा करके अब संवर्धित सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए वन के साथ साथ आपको याद रखना है वन जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, है ना, वन तथा वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण, ये सभी राज्य सूची से हटा करके संवर्धित सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन, है ना, ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक ना, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ध्यान दीजिएगा, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल की स्थापना को सुझाव दिया गया है। ठीक ना, याद रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची का है? कौन सा विषय संवर्धित सूची का है, अर्थात जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून या नियम बना सकती हैं? पुलिस, तो पुलिस आप देखेंगे कि ये राज्य सरकार की सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे देखेंगे आपराधिक मामला है। ठीक है, क्या दे रखा है, आपराधिक मामला, है ना। इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है संचार, और एक है विदेशी मामले। तो विदेशी मामले में देखेंगे कि ये केंद्र सरकार का इस सूची केंद्रीय सूची में आएगा, संघ सूची का ये विषय है विदेशी मामले। संचार भी आप देखेंगे तो ये आपका केंद्रीय सूची का मामला है। पुलिस आपका राज्य सूची का है, लेकिन देखेंगे आपराधिक मामला ये संवर्धित सूची का विषय है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपराधिक मामले संवर्धित सूची का विषय है, जबकि संचार तथा विदेशी मामले ये संघ सूची का विषय है तथा पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सभी को हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे अलग से। सिर्फ अभी यहाँ पे हम लोग MCQ कर रहे हैं, तो इसके बाद हो सकता है कि उस टॉपिक पर हम चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? बताना है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो याद रखनी है, संघ सूची में फिलहाल 97 विषय हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय, संवर्धित सूची में 47 विषय तथा राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, संवर्धित सूची में 52 विषय तथा राज्य सूची में 59 विषय हैं। याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या फिर राज्य विधायिका? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संसद। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए संसद प्राधिकृत है, याद रखनी है। अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची का विषय है, इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बतानी है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से या फिर राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से? सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसके बाद देख लीजिए क्या दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय
राष्ट्रीय महत्व का है तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, याद रखनी है, राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम 1 वर्ष का अवधि तक ही क्या रहेगा, इन फोर्स रहेगा, प्रवृत्त रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं इसलिए उल्लेखित हैं। वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है, किसमें, तो समवर्ती सूची में। ठीक है, जिस पर सिर्फ केंद्र बना सकती है संघ सूची होगा, और जिसमें सिर्फ राज्य बना सकती हैं नियम कानून वो उस राज्य सूची कहलाएगा। और अवशिष्ट विषय क्या कहलाएंगे, ऐसे सूची जो कि किसी सूची में शामिल नहीं है, ना तो संघ सूची में, ना समवर्ती सूची में, ना राज्य सूची में। कोई ऐसा विषय है जिसमें छूट गया हो, जो किसी भी विषय में शामिल ना किया गया हो, उसे कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और इस पर जो नियम बनाने का अधिकार होता है किसके पास होगा, वो संघ के पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास नहीं सन्निहित होती हैं। अभी हमने बताया, क्या होगा इसका सही आंसर, डी ऑप्शन, संसद। ठीक है, अर्थात केंद्र के पास। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है। भारत में अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ राज्य में निहित है। याद रखना चाहिए तो याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आपको बतानी है। आसान सा सवाल है, आर्टिकल याद रखनी है, आर्टिकल है 263। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ध्यान रख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 18 मई 1990 को की गई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय कोऑर्डिनेट की स्थापना करना है, समन्वय की स्थापना करना है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, रीजनल काउंसिल का सृजन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, संविधान के द्वारा, या फिर संसदीय कानून के द्वारा, या फिर सरकारी संकल्प के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ है, संसदीय कानून के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1965 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो निम्नवत है, दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, याद रखनी है। अगला सवाल है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये बताना है ये कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखना ये आर्टिकल है 265, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आर्टिकल 265। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो अब देखेंगे सरकारी आयोग तो है ना, और पूंछी आयोग भी है, राज्य मन्नार समिति भी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इंद्रजीत गुप्ता समिति ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। बाकी अब देखेंगे कि सभी आयोग संघ राज्य संबंध से संबंधित थे। ध्यान दीजिएगा, इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन था। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।